अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? जिंदगी में है मजा या मिल रही है गुनाहों की सजा? अभी मजे हैं। चलें सर। ऑनलाइन वाले बच्चों, आपको आवाज और आ रही है? इसमें ऑनलाइन वाले बच्चों चले जी, इब्तिदा करेंगे मेरा बच्चा आज की क्लास की और हमेशा की तरह जैसे हमारी परंपरा रही है, हम पिछली क्लास को रिवाइज करेंगे फिर बढ़ेंगे आगे। चले सर, इब्तिदा करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने जो है पढ़ा था इम्पेयरमेंट। कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट। इम्पेयरमेंट को अगर वन लाइन में आपसे पूछो तो क्या मतलब होता है? एसेट की बेनिफिट देने की सलाहियत में कमी। फिर मैं और आगे बढ़ा था और हमने पढ़ा था कि सर सिंपल अल्फाज में एसेट हमें दो ही तरह से बेनिफिट दे सकता है, या तो इस्तेमाल करके या तो अगर इस्तेमाल करके और बेच करके हम कम बेनिफिट ले रहे हैं और हमारी बुक्स पे ज्यादा रिकॉर्डेड है, इसका मतलब है एसेट के बेनिफिट देने की सलाहियत में क्या आ गई है? कमी आ गई है। क्या हम यहां तलक क्लियर हैं? चले बॉस, फिर आगे बढ़ते हैं। और हमने क्या पढ़ा था कि सर हमारे पास फेयर वैल्यू में दो चीजें आती हैं। कितनी चीजें आती हैं? फेयर वैल्यू में कितनी चीजें आती हैं? कौन कौन सी दो चीजें मेरा बच्चा? हमने कहा सर फेयर वैल्यू में जो पहली चीज आती है वो होती है बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट। एग्जांपल के तौर पे किसको याद रखोगे? पीआईए और एमिरेट्स। दूसरी चीज क्या आती है? हमने कहा दूसरी चीज आती है मार्केट वैल्यू। सही है सर। फिर आगे गए, कॉस्ट टू सेल में कौन सी कॉस्ट आती है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट। व्हाट डू वी मीन बाय इंक्रीमेंटल कॉस्ट? हमने कहा इजाफी कॉस्ट, वो कॉस्ट नहीं आएगी जो ऑलरेडी अकाउंट फॉर की हुई है। जैसे एग्जांपल में हमने सवाल भी किया था कि सर अगर लॉयर को मैंने अपने पास वैसे ही रखा हुआ है, हर महीने तुझे पैसे दूंगा, अब एसेट बेच रहा हूं, उसका सेल एग्रीमेंट वो बना रहा है, तो बोलेगा भाई इस महीने के पैसे हुए सेल एग्रीमेंट की मद में, लेकिन मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगा। सर फिर मैं और आगे बढ़ा था, और आगे बढ़ते हुए क्या पढ़ा था हमने? जल्दी बताओ। हमने पढ़ा था सर, नहीं वैल्यू इन यूज पे आते हैं। वैल्यू इन यूज पे हमने कहा था कि सर वैल्यू इन यूज दो चीजें होती हैं। क्या? हमने कहा वैल्यू इन यूज में कुछ कैश फ्लोज इंक्लूड होते हैं, कुछ कैश फ्लोज एक्सक्लूड होते हैं। इंक्लूड वाले कैश फ्लोज कौन कौन से होते हैं? यूज और डिस्पोजल। यूज में सेल्स वगैरह से जो आते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के जो जाते हैं। डिस्पोजल के अंदर एक तो रेजिडुअल वैल्यू और डिस्पोजल के टाइम पे जो कॉस्ट आती है। कौन से कैश फ्लोज एक्सक्लूड करते हैं? जल्दी से बता दो। चार तरह के थे, तीन समझ चुके थे, एक इंशाल्लाह आज समझेंगे। इंटरेस्ट कैश फ्लोज, इंटरेस्ट और लोन, मतलब लोन रिलेटेड जितने भी कैश फ्लोज हैं उनको हम क्या करेंगे? सर अगर मेरे पैसे नहीं है, एसेट मैंने उधार पर लिया है, तब उधार पे लिया है तो उधार चुकाना भी तो है, तो वो जो उधार चुकाने के कैश फ्लोज हैं उनको मैं क्या करूंगा? इग्नोर करूंगा, एक्सक्लूड करूंगा। दूसरा टैक्स कैश फ्लोज। व्हाट डू वी मीन बाय टैक्स कैश फ्लोज? हमने कहा सर जो कमाएगा एसेट उसके ऊपर टैक्स लगेगा, उसको भी एक्सक्लूड करना है। तीसरा सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। एसेट की इंपेयरमेंट आज इसी हालत में टेस्ट करनी है, फ्यूचर में अगर कोई मसला हो रहा है तो उसको भी क्या करेंगे? एक्सक्लूड। सर फिर मैं मजीद आगे बढ़ा था, और क्या पढ़ा था मैंने? हमने पढ़ा था सर जो है एक पास्ट एक्सपेंसेस वाले, हमने कहा था कि नहीं वो भी एक्सक्लूड करेंगे। वो क्या अभी मैं समझाऊंगा। फिर हम आगे थे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स कितनी तरह के थे? इंटरनल और इंटरनल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जल्दी बताओ। हमने कहा सर इंटरनल इंडिकेटर्स होते हैं कि हमने कहा एसेट या कंपनी के अंदर से आवाज आएगी। क्या आवाज आएगी? कि भाई मैं इंपेयर हो चुका हूं, मैं ऑब्सोलीट हो चुका हूं, मतलब एसेट डैमेज हो गया। सही है। एसेट हमने कहा डैमेज हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, सही है, पुराना हो गया, अब हमें लग रहा है, तो हमने कहा वो कौन सा इंडिकेटर है? इंटरनल। इसी तरीके से हमने कहा परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रही है, इंटरनल। रीस्ट्रक्चरिंग रीऑर्गेनाइजिंग की तरफ जा रहे हैं, मतलब लक्स की मशीन बंद करना है, वैल्यू इन यूज 0। याद रखना इंडिकेटर्स क्या शो करते हैं कि भैया या तो वैल्यू इन यूज में कमी है या तो
फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टोल। फिर हमने कहा सर एक्सटर्नल के इंडिकेटर्स भी होते हैं। एक्सटर्नल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जल्दी बताओ। उसामा सब सही है सर। हमने कहा एक्सटर्नल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, क्या हमने कहा एसिड की या तो मार्केट वैल्यू कम हुई या तो टेक्नोलॉजिकल, लीगल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कमी आई। फर्म्स का सवाल है आजकल इंटरव्यू का कि क्या कोरोना इज एन इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट। यस सर, हमने कहा कंपनीज की सेल्स डाउन हुई, वो इंडस्ट्री जो से अफेक्ट हुई, इंडिकेटेड एग्जांपल दी थी। ये जो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनके जो फिजिकल कैंपसेस हैं वो क्या हो रहे हैं सर, इम्पेयर हो रहे हैं। पहले सोचा था कि यार इतने बेनिफिट आएंगे, अब उतने बेनिफिट नहीं आते। फिर हम और आगे बढ़े, मजीद आगे बढ़े और हमने पढ़ा था सर लो मार्केट कैपिटलाइजेशन। व्हाट डू वी मीन बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, बताओ। हमने कहा मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि हमने कहा शेयर की मार्केट वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से क्या हो जाए, कम। शेयर की कितनी तरह की वैल्यूज होती हैं, 3। फेस वैल्यू, जितने पे शेयर कंपनी ने इशू किया था। मार्केट वैल्यू, आज मार्केट में कितने पे चल रहा है। बुक वैल्यू कैसे निकालते थे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, या जो इक्विटी साइड होती है उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। चले मेरा बच्चा, अब मैं बढ़ूंगा मजीद आगे। आज की क्लास में अब और आगे बढ़ेंगे और डिफरेंट सवालात करेंगे। तैयार हैं? पक्की बात है। एक सवाल करने जा रहा था, किसके पास हैंड आउट नहीं है अभी मिल जाएगा। चले सर, अब एक सवाल करने जा रहे हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोग भी क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो कहते हैं यस सर, सीसी लिख दे। हमारा कोड वर्ड होगा सीसी, क्रिस्टल क्लियर। अगला हम सवाल करेंगे। इस सवाल को मैं कहता हूं कि प्रोबेबली शायद वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सही है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये सवाल। पेज नंबर 7 पे आप आ जाएंगे और ये वाहिद सवाल है जो समझो ये लास्ट टेस्टेड आईक्यूब का क्वेश्चन है। सुनना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सर, FAR 1 में ना इसने इम्पेयरमेंट को अकेले टेस्ट अब तक नहीं किया, या तो 16 के साथ आई, 16 के साथ मिला के पूछा है, वो सवाल भी इंशाअल्लाह करेंगे, या किसी के साथ। लेकिन FAR 2 में ये आखिरी सवाल था जिसमें इसने इम्पेयरमेंट को पूछा है, पेज नंबर 7। अब सर ये जो पेज नंबर 7 है, मैं हैंडआउट्स लेकर आ रहा हूँ एक बारी पड़े हुए, जिनके पास नहीं है उनके लिए। मैं चाहूंगा उससे पहले, जब तक मैं हैंडआउट्स लेकर आऊं, उससे पहले तक मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, आप ये पेज नंबर 7 पे जो सवाल है इसको अच्छे से पढ़ें। जी मेरा प्यारा बच्चा, पढ़ लिया सवाल तो आए, अब हम साथ पढ़ते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट थी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी फॉर द साल एंडेड 30 जून 18। अब आप देखें, इसके ऊपर अटेम्प्ट लिखे मेरा बच्चा, ऑटम 2018 सितंबर 18। हमने कुछ सवाल किए थे पहले भी, है ना सर, 2007 के भी किए, 13 के भी किए। उसमें 11 नंबर 7 नंबर के लिए देखें सवाल कैसा था और यहाँ पर 7 नंबर के लिए सवाल कैसा है। आप दुनिया में आए, चीजें मुश्किल हुई, आप बड़े हो गए तो और मुश्किल हो रही है, तो इसमें कसूर आपका है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एस्टिमेट्स रिलेट्स टू द प्लान फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। Inflows from sale of product under existing condition। मैं चाहूंगा existing condition वाली लाइन को आप सब करें अंडरलाइन। अंडर existing condition क्या मतलब, आज प्लान जो है जैसा है उसके इनफ्लोज। ये सवाल आपको वैल्यू इन यूज को एकदम VIP कर देगा आपके दिमागों में। ऑपरेशनल कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन, इसने कहा ये ऑपरेशनल कॉस्ट है,
इसके अंदर सारी कॉस्ट शामिल है, मतलब जो हमने लेबर को पैसे दिए, जो मटेरियल के पैसे दिए, वो सब चीजें शामिल हैं। डेप्रिसिएशन शामिल। अगली चीज आ रही है डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन को अलग क्यों किया, मेरा सवाल ये है, क्यों किया डेप्रिसिएशन को अलग? डेप्रिसिएशन बुक नहीं होगी। अच्छा, वैसे जो लोग रिकॉर्डिंग में सुन रहे हैं, बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, उनको फिर मैं कह रहा हूँ सर मेरे नंबर पे आप मुझे मैसेज करें, और जो रिकॉर्डिंग में है उनको हैंड आउट ग्रुप से देखना पड़ेगा। ग्रुप में हैंड आउट मौजूद है, वहां से हैंड आउट देख करके आपको पेज नंबर कौन सा है, ये 7, उस पर आना पड़ेगा। सर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं ले, अलग से दी हुई है, मैं यहाँ पे बताऊं। इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है, नहीं भाई देखो, हमने कहा आउटफ्लो में हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं देखते, वो कॉस्ट टू सेल में देखते हैं। सर ये कैश नहीं है भाई। डेप्रिसिएशन देखो, हम वैल्यू इन यूज मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट पे नहीं जाते, किस पे जाते हैं, कैश पे जाते हैं। बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कैश। क्या डेप्रिसिएशन की हम एंट्री बनाते हैं तो कहीं भी कैश आता या जाता है, क्या एंट्री बनाते हैं? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, यही बनाते हैं। तो सर डेप्रिसिएशन के केस में हमने कहा कि सर कैश आता जाता नहीं है, तो ये कैश फ्लो नहीं है। अगर ये कैश फ्लो नहीं है तो वैल्यू इन यूज में क्या आता है, कैश फ्लो आता है, तो ये आएगा वैल्यू इन यूज में? नहीं सर, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर वैल्यू इन यूज में आपने देखा होगा, हम कैश इनफ्लोज लेते हैं, आउटफ्लोज लेते हैं, कितना कैश आया कितना गया। ओ भाई इसमें कैश थोड़ी आ रहे जा रहे, तो ये आपका एक्सपेंस तो है लेकिन कैश फ्लो। तो इसीलिए अपने पास इस सवाल का लिखो लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम, इस सवाल के ऊपर एडिंग डालो LO, लर्निंग आउटकम। और जो बच्चे हैंड आउट पे हैं, हैंड आउट पे लिखेंगे लर्निंग आउटकम। सही है सर, रजिस्टर पे नहीं लिखना। क्यों, क्या मसला है? सर आप आखिरी दिन है ना, हैंड आउट आपके पास मेन चीज होगी, रजिस्टर्ड पे तो तब जाओगे जब जरूरत होगी। अब हैंड आउट से पढ़ के आपने इसका लर्निंग आउटकम पढ़ा, आपको सवाल क्लिक हो गया कि यार सही है, इस सवाल के अंदर यही शरारत थी, तो तुम्हें सवाल देखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आखिरी दिन प्रेशर ज्यादा होता है रिवीजन का। तो चलें सर, लेकिन लर्निंग आउटकम डू नॉट, लर्निंग आउटकम नंबर 1 है, डू नॉट कंसिडर depreciation, do not consider depreciation in computation of value in use in computation of value in use because it's not a cash flow. It's not a cash flow. कैश फ्लो मतलब क्या, कैश आए या कैश जाए। यहां पर ना कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है। तो यहां से हमने एक और बात सीखी, हर एक्सपेंस कैश फ्लो नहीं होता, हर एक्सपेंस कैश फ्लो नहीं होता। सर एक और एग्जांपल देना किसी ऐसे एक्सपेंस की जो एक्सपेंस तो है पर कैश उसमें आ जा नहीं रहा। इम्पेयरमेंट, सर इम्पेयरमेंट क्या एंट्री बनाते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट अलाउंस फॉर इम्पेयरमेंट। तो क्या कैश आ रहा है जा रहा है? तो क्या सीखा, हर एक्सपेंस कैश फ्लो नहीं होता। सही है सर, तो वो एक्सपेंस जो कैश फ्लो नहीं है वो यहां पर नहीं आएगा। बैड डेट्स, ये देखें बच्चों के माशाल्लाह दिमाग चल रहे हैं। सही है, बैड डेट्स, चीते हो गए हमारे बच्चे माशाल्लाह। आ जाएं आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ 30 जून 18 एक्रूवल्स। ये कैश फ्लो में आएगा नहीं आएगा ये आप सोचिए, हम थोड़ी देर में आएंगे। एट कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लांट्स कैपेसिटी, प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी हम अगर हम चाहें ना, प्लांट आज जितना चल रहा है उससे अच्छा चले, है ना। हमने कहा प्लांट आज जितना चल रहा है उससे अच्छा चले,
तो हमें उसके लिए 60 मिलियन के कैश फ्लो इनकर करने पड़ेंगे। क्या इसको हम सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं? इसके आगे लिखें सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, इसके आगे लिख दें कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। जो बच्चे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सर उनको हैंडआउट्स पे आना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग सुनेंगे, क्योंकि तकरीबन मैंने अब देखा तो 150 बच्चा तो रिकॉर्डिंग सुन रहा है, सही है ऑन एवरेज माशाल्लाह। तो इसका मतलब है कि आवाम अब बोल रहे हम रिकॉर्डिंग पे ही जाएंगे। आए एडिशनल इनफ्लोस नेट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दी अपग्रेड, इसने कहा एडिशनल कैश फ्लोज फ्रॉम अपग्रेड कितने हैं? हमने कहा सर वो हैं 40 मिलियन। कितने हैं? क्या ये कंसीडर करेंगे? सर कैश फ्लो मैंने अपग्रेड क्यों की थी? ताकि मशीन की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो इजाफी कैश फ्लो जाए, वो भी नहीं। इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस लीज, सर व्हाट डू वी मीन बाय फाइनेंस लीज? सर लीज क्या होती है जल्दी से बता दें। सर मैं लीज क्या होती है? लीज होती है कि आपको आपकी औकात से बढ़कर खर्च करने की इजाजत मिल जाए, सिंपल। आप इंशाल्लाह क्वालिफाई होंगे जल्द ही, इंशाल्लाह कह दें आप क्वालिफाई होंगे। यकीन माने आप जिस दिन क्वालिफाई हुए और आपने प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक है वैसे एक लिंक्डइन, सही है, कुछ बच्चों ने सुना हुआ होगा। आप लिंक्डइन पे अगर अपनी प्रोफाइल अपडेट करेंगे, ये जितने भी बैंक्स वाले हुए ना ये नजरें लगा के बैठे होते हैं, और ये क्वालिफाई हो गया, ये सीए क्वालिफाई हो गया, पैसे बढ़ गए। अब तो इसके बाद आपको खुद ब खुद वो लिंक्डइन से आपका नंबर उठाएंगे, सही है, और आपको फोन करेंगे सर गाड़ी चाहिए, सही है सर देखें अभी तो आप नए क्वालिफाई हुए हैं, जॉब पे जाएंगे, सही, आपको मिलेगी कल्टस, है ना, आ जाए। आपको आज हम एक ऑफर देते हैं कि आपको हम देंगे ग्रैंडी, आपको हम देंगे वीजल, सही है। पहले आपसे पूछेंगे सैलरी वैलरी की रेंज क्या है आपकी, सही है, बोलेंगे अच्छा यार 1.5 लाख तक है तो ये ग्रैंडी वगैरह से ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएगा, 2-2.5 लाख है फिर आपको और। तो अब क्या होता है, आज आपकी हैसियत नहीं है कि आप गाड़ी खरीदें पूरी एक साथ वीजल, है ना सर। आपने कहा कौन खरीदेगा 40 लाख 45 लाख की गाड़ी, वो आपको बोलेंगे सर आज आप सिर्फ 10 लाख देंगे, बाकी महीने की इंस्टॉलमेंट, सही है, महीने के आप दे दीजिएगा 60,000 रुपये, है ना। 1.5 लाख रुपए अगर आप कमा रहे हैं तो बोला आप 60,000 दीजिएगा, 90,000 में आपका घर तो चली जाएगा, है ना। आज से पहले तो स्टाइपेंड में चलता था 14,000 में, सही है, तो बोला अब आपका 90,000, तो फिर वो आपको, तो अब सर देखें ये होता है लीज कि आज पूरे पैसे नहीं देने, फ्यूचर में आहिस्ते आहिस्ते करके देने। जाहिर सी बात है लीजिंग कंपनी इतनी आसान तो है नहीं। एक कंपनी में मैं था, उन्होंने एक एसेट लीज पर लिया, सुनिएगा एसेट कितने का था बताओ, 10 मिलियन का, सही है। उन्होंने कहा आज हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने लीज पर ले लिया। जब उन्होंने लीज पर लिया तो सर, और वो भी बड़े अच्छे टर्म्स पे लीज पर लिया, अच्छे टर्म्स पे, कम इंटरेस्ट रेट, फिर भी उनको जब उन्होंने चुकाना था तो उनको पे करने पड़े 1 करोड़ लिए थे लीज पर एसेट, 1 करोड़ का पे कितने कर रहे हैं, 1,86 लाख। तो ये जो इजाफी पैसे हैं ये आपको जो आपकी आज हैसियत से बढ़कर एसेट लेने की इजाजत मिली थी ना उसके पैसे। कंपनी कहती है आज तुम्हें देंगे 1 करोड़, एसेट तुम्हारा, तुम यूज करो, लेकिन 10 साल में इस 1 करोड़ की मद में रिकवर कितने करेंगे, 1,86 लाख। स्टैंडर्ड ने कहा बेटा ये जो 1,86 लाख की तुम पेमेंट करोगे ना कंपनी को हर महीने, ये लीज के, ये इम्पेयरमेंट में काउंट नहीं करोगे, ये इंटरेस्ट और लोन के कैश फ्लोज हैं इनको काउंट नहीं करोगे। तो सर ये होती है फाइनेंस लीज, सही है सर। एक बच्चा कह रहा है सर इस लीजिंग हलाल नहीं बेटा, जो नॉर्मल कमर्शियल फाइनेंस लीज है वो हलाल नहीं है। आ जाए आगे बढ़े, मेंटेनेंस कॉस्ट, भाई एसेट की मेंटेन करने के लिए भी तो एक कॉस्ट आती है, उसको कैश फ्लो में कंसीडर करेंगे नहीं, आप सोचेंगे टैक्स पेमेंट्स को कंसीडर करेंगे नहीं। अच्छा यहां तक तो हमने कहा सही है, इतना मुश्किल सवाल नहीं था, हम निकाल देंगे। लेकिन अगला पैराग्राफ इसने मुश्किल डाला, इसने कहा देखो ये कैश इनफ्लो आउटफ्लो तुम्हें बता दिया एसेट से क्या आएंगे। आगे क्या कह रहा है ये शख्स, कैश फ्लोज फ्रॉम द प्लांट आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 15% ईच ईयर, हर साल फ्रॉम 2020 एंड ऑनवर्ड्स।
द प्लांट्स रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर इट्स रिमेनिंग लाइफ ऑफ 3 साल इज एस्टिमेटेड एट रुपीज 100 मिलियन। रेजिडुअल वैल्यू आपको दे दी, लाइफ बता दी अगले 3 साल है, और बोला हर साल कितने से कम होंगे। An offer has been received to buy the plant immediately at rupees 570 million, but APL has to incur the following cost: cost of delivery to the customer, legal cost, ये बता दिया, और cost to reorganize the production process after disposal of plant। Applicable discount rate कितना है? चले सर, अब प्लीज सब बोर्ड पे। सर एक बात याद रखना, मैं बार बार एक चीज सिखाऊंगा तो मैं इंशाल्लाह जिंदगी भर दुआएं दोगे। सीए में पासिंग मार्क्स अप्रोच, हर टॉपिक में क्या चीज तुम्हें पास कराएगी पता होती है। सर यहाँ पर आपको कितनी चीजें चाहिए थी? 3। कौन कौन सी? फेयर वैल्यू। अब आपको देखो सवाल पढ़ के अंदाजा लगाना है इसमें मुश्किल क्या है। इस सवाल में किस चीज को निकालना मुश्किल है? वैल्यू इन यूज। अब तुमने कहा वैल्यू इन यूज को निकालना मुश्किल है ना, बाकी चीजें तो मैं निकाल सकता हूँ। हाँ सर मैं निकाल सकता हूँ, तो आए बाकी चीजें निकालते हैं। आपने कहा वैल्यू इन यूज, जो चीज मुश्किल है ना उसको एंड के लिए छोड़ो, जो चीज आसान है उसको पहले करो। कितने लोग क्रिकेट शौक से देखते हैं? अच्छा क्रिकेट शौक से देखते हैं, कितने लोग क्रिकेट शौक से देखते हैं? बाकी लोग नहीं देखते। अच्छा क्यों, मतलब? अच्छा सर चले सर, तो क्रिकेट मैं कहता हूँ हॉकी। एक कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा है सब्सटेंस ओवर फॉर्म का, क्या होता है? किसी भी चीज की लीगल फॉर्म को, डॉक्यूमेंट्स को नहीं देखो, उसके असल सब्सटेंस को देखो। 2 एग्जांपल देता हूँ। एक, हमारा नेशनल गेम कौन सा है? ये लीगल फॉर्म के हिसाब से। सब्सटेंस के हिसाब से कौन सा है? क्रिकेट। हॉकी का मैच करा लो, आवाम हराम है कोई देखे, सही है। और आप हॉकी का मैच करा लो पाकिस्तान इंडिया का। किसका? पाकिस्तान इंडिया का। सुबह 7 बजे नहीं उठेंगे। क्रिकेट का मैच उठाओ, आधी आवाम उठी हुई होगी, फजर में उठे ना उठे, लेकिन हम उठेंगे, है ना सर? सब्सटेंस, सही है। दूसरी एग्जांपल ये लीज। लीज में गाड़ी जो है ना बैंक के नाम पे रहती है। सब लीगल फॉर्म के हिसाब से गाड़ी किसकी होती है? बैंक की। बेनिफिट कौन ले रहे होते? तुम, जिसने लीज किया। तो सब्सटेंस के लिहाज से तुम्हारी होती है, सही है सर। तो इस सब्सटेंस ओवर फॉर्म यही कहता है कि दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लड़ाओ, सही है सर। तो हमने कहा सर इसीलिए अब आते हैं, यहां पर भी याद रखना सीए में दिमाग का बहुत खेल है, बस जिसको दिमाग चलाने आ गया वो जीत गया। 3 चीजें चाहिए, कौन कौन सी? हमने कहा आंसर, और याद रखो आंसर का एक फॉर्मेट है। हमने कहा सर कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट गिवन है सवाल में, ऐसा ही है। कितनी है नौजवानों? 610, ऐसा ही है। यस सर। हमने कहा अगली चीज क्या चाहिए होती है? रिकवरेबल अमाउंट, और वो क्या होती है? हायर ऑफ 2 चीजें, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब हमने कहा इसके लिए चाहे तो छोटी सी वर्किंग कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट कर दें। और दूसरी चीज वैल्यू इन यूज। 2 चीजें होती है, कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और वैल्यू इन यूज। अब बड़े गौर से सुनना मेरे नौजवानों, मेरे नौजवानों बड़े गौर से सुनना। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन, नौजवानों की बड़ी जमात। सर आसान क्या है? फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू तो हमने कहा पहले इसको टारगेट कर लेते हैं ना। अब आ जाए फेयर वैल्यू को टारगेट करने, मेरे प्यारे बच्चों। हमने कहा, क्या कहा कि भैया हमारे पास फेयर वैल्यू के लिए दिया हुआ है, एन ऑफर हैज बीन रिसीव्ड टू बाय द प्लांट फॉर इमीडिएटली फॉर ₹570 मिलियन। लेकिन एपीएल को कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, तो ये हम इसकी बात कर रहे हैं।
कॉस्ट टू सेल की क्या खर्चे करने पड़ेंगे? कॉस्ट ऑफ डिलीवरी टू दी कस्टमर भैया को डिलीवरी, क्या ये कॉस्ट टू सेल में आएगी? ओके। लीगल कॉस्ट, एग्रीमेंट वगैरह बनाने की कॉस्ट, कुछ नहीं बताया तो हम अज्यूम करेंगे इंक्रीमेंटल है ना सर। लर्निंग आउटकम नंबर 2 लिखो, यहाँ पे लर्निंग आउटकम नंबर 2 लिखो। लर्निंग आउटकम नंबर 2 लिखोगे इस सवाल का। इफ नथिंग इज मेंशन्ड, if nothing is mentioned, assume legal cost is incremental. If nothing is mentioned, assume legal cost is incremental. सुनना मेरा प्यारे नौजवान बच्चों, सर एक सवाल था जो हमने किया था उस फोर्थ सेल्स वैल्यू वाला सवाल ना, उसके अंदर बताया हुआ था कि लीगल लॉयर को हमने ऑलरेडी रखा हुआ है, तो वहां पर मेंशन था, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं मेंशन हमेशा क्या अज्यूम करोगे? इंक्रीमेंटल। सर फिर और आगे बढ़ा, अगली चीज आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट टू रीऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन प्रोसेस आफ्टर डिस्पोजल ऑफ प्लांट। भाई क्या हुआ सुनना, यूनिलीवर यूनिका लक्स की मशीन भी है और लाइफ बॉय की भी है। लक्स की मशीन को डिस्पोज कर रहे हैं, कर दिया, अब उसके बाद प्रोडक्शन प्रोसेस को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अब लक्स और लाइफ बॉय एक ही मशीन पे बनेंगे, हमने एक मशीन को निकाल दिया लक्स की, तो थोड़ा सा हमें मशीन के अंदर चेंजेस लानी पड़ेंगी, सही है, थोड़ा सा उसकी स्पेसिफिकेशंस को चेंज करना पड़ेगा, ये वो वाली कॉस्ट है। तो क्या इसको हम कॉस्ट टू सेल कंसीडर करेंगे? ये बेचने के बाद की कॉस्ट है। क्या कहा मैंने? ये बेचने के बाद की कॉस्ट है, बेचने की कॉस्ट नहीं है। कॉस्ट टू डिस्पोजल इज अपना वो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी और लीगल कॉस्ट बेचने की कॉस्ट थी, लेकिन कॉस्ट टू रीऑर्गेनाइज कौन सी कॉस्ट है? बेचने के, उसको कंसिडर। तो आए सर, हमने कहा फेयर वैल्यू हमें गिवन थी कितनी, उसमें से माइनस करूंगा दो चीजें, क्या? 45 एंड 10, ऐसा ही है। तो ये कितना आ गया? 515। अभी तो देखते हुए लग रहा है कि भैया इंपेयरमेंट की तरफ जा रहे हैं ना, लेकिन रुको जरा, हमने कहा असल कहानी किसकी है? तुम लोगों ने कॉपी नहीं करना, मैं टाइम दूंगा। वैल्यू इन यूज। तो हम आए, हमने कहा अब आ जाएंगे वर्किंग वन, वैल्यू इन यूज। सर लाइफ कितनी बची है? 3 साल। कैसे पता? उसने बता दिया, उसने कह दिया। क्या दिया? कह दिया है। अब पढ़ते हैं। इस नौजवान ने हमसे कहा 3% each year from 20 and onward. The plant residual value after its remaining useful life of 3 साल is estimated at rupees. यूजफुल लाइफ बता दी 3 साल, मतलब प्लांट से कैश फ्लोस कब आएंगे? अगले 3 साल। अगले 3 साल आए सर, आए। अब हमने कहा सर मैं आपको समरी पे लेकर जाऊंगा, एकदम पेज नंबर 2 पे समरी पे आ जाए नौजवानों। ऑनलाइन वाले बच्चे तो देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग वालों को जाना पड़ेगा। चले सर, वैल्यू इन यूज आपको पढ़ा रहा हूं, क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट्स द डिस्काउंटेड फ्यूचर नेट। फ्यूचर के वर्ड को अंडरलाइन कर लो। इसने कहा वैल्यू इन यूज में, वैल्यू इन यूज में कौन से कैश फ्लोस लेने? फ्यूचर, आने वाले, आने वाले। यार उसामा को बता देता है, आने वाले कैश फ्लोस लेते। मान गए मेरी इस बात को? अब सुनना समझना सर, ये पेपर में सवाल की हालत टाइट होगी, लेकिन इनकी नहीं होगी, आपको बताऊंगा। हमारा इस सवाल में क्या है?
30 जून 2018, 30 जून 2018 है। इसका मतलब है जो लाइफ बची है 3 साल, उन 3 सालों का मतलब क्या है? 2019, 2020 और 2021। मानते हो 3 साल का मतलब क्या है? 19, 20 और 21 है ना सर? तो अब हमने कहा ये है सर, इसने कहा वैल्यू यूज में कौन से कैश फ्लोज लोगे? जिनका ताल्लुक फ्यूचर से हो। सही है सर, जो पास्ट वाले हो उनको कंसिडर, क्योंकि आप फ्यूचर में देख रहे हो बेसिक में कितने फ्यूचर में बेनिफिट देने आए। सर अभी हम सिर्फ 19 की बात करेंगे। इनफ्लोज कितने हैं 19 के? 250। मानते हो? यस सर। यार एक दो बच्चे कह रहे हैं आवाज बीच बीच में से ब्रेक हो जाती है कभी कभी रिकॉर्डिंग में। इनफ्लोज कितने हैं? 250। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है डेप्रिसिएशन को हटा के? 25 है ना सर? ये आ रहा है कैश, मैंने पॉजिटिव में लिया। ये कैश जा रहा है तो मैंने किस में लिया? नेगेटिव में। क्लियर है? चलें, अभी कॉपी नहीं है प्लीज। देखो मेरा बच्चा कॉपी कोई नहीं करेगा, आई रिक्वेस्ट यू। अब आगे आते हैं, डेप्रिसिएशन को कंसीडर करेंगे। एक्सपेंसेस टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ 30 जून 18। अब सुनना, इसका मतलब तो बताएं। अभी बताता हूं सर 30 जून 18 को हमने एक एंट्री बनाई, एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट। खर्चा कब हुआ? 30 जून 18 वाले साल में। उसको हमने कहा, उसकी हमने एक एंट्री बना दी, सही है, 8 मिलियन से। वो कह रहा है भैया अब आगे 19 के अंदर तुम उसकी करोगे पेमेंट, पेबल डेबिट, ये तुम एंट्री बनाओगे 19 में। पेबल डेबिट टू दी दारा क्रेडिट, है ना जी? अब सवाल ये है कि सर ये कह रहा है ये खर्चा था 18 का, पेमेंट कब करोगे? खर्चा 18 का था, उसके कैश फ्लो जा रहे हैं 19 में। क्या करूंगा? लूंगा? कितने लोग कह रहे हैं नहीं लेंगे? हाथ उठाएं ऑनलाइन वालों, आप भी। जूम के अंदर एक ऑप्शन है रेज हैंड। कितने लोग कह रहे हैं सर ये लेंगे? सर मैंने आपको एक्सक्लूड वाला एक चार्ट बनाया था, जरा जल्दी से उस चार्ट पे जाओ। उस चार्ट में एक्सक्लूड के अंदर एक चीज मैंने आपको बताया था कि लिखाई अभी है, समझाऊंगा बाद में। जरा पढ़ो। फ्यूचर के बेनिफिट, ऐसा ही है। फ्यूचर में एसेट कितने के बेनिफिट देगा, आज कितने पे एसेट होता क्यों है? बेनिफिट देने के लिए ना। अब मुझे बताओ मेरे नौजवानों कि सर अगर ये वाले जो कैश फ्लोज हैं, इनका बेनिफिट मिल चुका है या फ्यूचर में मिलेगा? मिल चुका है। 30 जून 18 का मिल चुका है। मैं तो 30 जून 18 को इंपेयरमेंट चेक कर रहा हूं ना, फ्यूचर में इसका बेनिफिट, तो ये कैश फ्लो तो है लेकिन इसका बेनिफिट फ्यूचर में नहीं मिलेगा, मिल चुका है, इसीलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। लर्निंग आउटकम नंबर 3 लिखो। लर्निंग आउटकम नंबर 3 लिखो। Accruals of previous periods will not be considered in computing value in use। चले सर 250 हमने माइनस किया, डेप्रिसिएशन को भी कंसिडर नहीं किया, एक्सपेंसेस को भी कंसिडर नहीं किया।
आ जाए आगे बढ़ूंगा। नौजवानों कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्लांट्स कैपेसिटी। आज प्लांट जिस हालत में उस हालत से अच्छी करने के लिए हमने का एक खर्चा करना पड़ेगा। कंसीडर करेंगे? नो सर। फिर एडिशनल इनफ्लोज नेट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अपग्रेड। जब खर्चा करेंगे तो फायदा भी तो होगा। खर्चा करते क्यों है? फायदा करने के लिए। उसको कंसीडर करेंगे। तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर भी कंसीडर। ये दोनों लाइंस किसके लिए? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। एक सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का आउटफ्लो है, एक इनफ्लो है। खर्चा करेंगे 60 मिलियन का, उससे बेनिफिट कितने का होगा? 40 मिलियन का। आउटफ्लो 60 का, बेनिफिट 40 का। हमने कहा हम कंसीडर नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस लीज, इसको कंसीडर करेंगे? नहीं सर। मेंटेनेंस कॉस्ट, भाई प्लान चलता है तो मेंटेन करना भाई जरूरी होता है ना। आप और मैं गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो हमें उसको मेंटेन ट्यूनिंग करानी पड़ती है ना सर। तो मुझे बताओ मेंटेनेंस कॉस्ट कंसीडर करेंगे? कितने लोग कह रहे हैं करेंगे? हाथ उठाएं। कितने लोग कह रहे हैं नहीं करेंगे? सर सही जवाब है करेंगे। ओ भाई जरूरी खर्चा है, मतलब प्लांट चला रहे हो, ऑपरेटिंग कॉस्ट को कंसीडर कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह को, मतलब बेचने की कॉस्ट को, मटेरियल लेबर को, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। तो भाई मेंटेनेंस भी तो खर्चा है। वैल्यू इन यूज में इंक्रीमेंटल का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो किसमें है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में। हम मेंटेन कर रहे हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट जरूरी खर्चा होता है, कैश फ्लो है हमारा। तो याद रखो वैल्यू इन यूज में इंक्रीमेंटल का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने कहा इधर देख लो, मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी कितने से आएगी? कितने से आई? 15। नौजवानों इधर देखने, अभी किसी ने कॉपी नहीं करना। टोटल करो कितना बचा? 210। 210 बचा। हमने कहा क्या मैं इसको यूज कैश फ्लोस कह सकता हूं? अब आ जाए स्मार्ट बच्चा और बहुत ज्यादा स्मार्ट बच्चा। बहुत ज्यादा स्मार्ट बच्चा अब एक गलती करता क्या? इसने सवाल में क्या हमें बताया भाई कैश फ्लोस 2020 से 15% कम होंगे। अब बहुत ज्यादा स्मार्ट बच्चा था ना, होता ना, वो इन सबको 15% से कम करता। लेकिन जो स्मार्ट बच्चा, कामचोर किस्म का, निखट्टू किस्म का बच्चा होगा, वो बोलेगा यार ये सब मैं क्यों करूं इतनी मेहनत। वो कहता भाई बजाय इसके कि मैं 250 को 15% से कम करूं, इसको कम करूं, मैं इसको कर दूं। भाई 210 को 15% से कम करना हो तो मैं 85% से मल्टीप्लाई कर दूं। 210 का 85% कितना होता है? 178 इसने कहा भाई सवाल में कहा गया 2020 से हर साल कैश फ्लो कितने कम होंगे, तो 2019 के अगर 210 हैं तो 20 के से 15% कम होंगे, कितने बन जाएंगे? 178.5। 15% से ये भी कम हो जाएंगे 85%। 151.7। 210 178.5 और 151.7। हमने कहा सर ये हो गए यूज के कैश फ्लोस। अब आते हैं डिस्पोजल कैश फ्लोस। ये भी तो गिवन है ना सर? क्या कहा हुआ है उसने? क्या कहा? मैं केएनएस की एडमिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चले, वो आ गए हैं वहां से, आए सर आए। हमने कहा उसके कैश फ्लोस कितने हैं? The plant's residual value after its remaining life of 3 years is estimated at 100 million। मतलब 3 साल की लाइफ कब खत्म होगी? 21 पे ना, 19 20 21। तो हमने कहा डिस्पोजल कैश फ्लोस कितने आ गए? 100 मिलियन। ऐसा ही है, टोटल कैश फ्लोस निकालें तो 19 के आ गए 2010, 210 178.5 और 251.7। सर हमें इनकी क्या निकालनी है? प्रेजेंट वैल्यू। रेट कितना है?
आखिरी में गिवन है एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट 9%। आपने कहा दिस डिवाइडेड बाय 1 + 9%। सिंपल फॉर्मूला जो होता है ना हमारे पास, 1 + 9% की पावर 2, 1 + 9% की पावर 3। कितना हो गया नौजवानों? 1 नहीं बेटा, तीनों इसका बताओ, 210 का कितना आ रहा है? 192.6। ये कितना आ रहा है? 162.15। तो टोटल बता दो। 537.25। तो अब हमने वैल्यू इन यूज डाली कितनी? 537.25। तो मुझे बताओ हायर क्या है? गलत है, ये गुमराह कर रहा है ये शख्स। ये कितना है? 1 पॉइंट। आंसर यही आ रहा है 537.25। तो आप बताएं इंपेयरमेंट कितनी आ गई? 610 माइनस 537.25 72.75। सर ये आपने सबसे समझे वैल्यू इन यूज के हिसाब से टेक्निकल सवाल कर लिया मेरा बच्चा। यार ये कौन है जो गुमराह किया है, जिसने जिसको कल कितना है 194. मुसलमानों मशीन चलाना सीख जाओ। 194.35। टोटल आंसर यही आ रहा है। सर कैलकुलेटर का इस्तेमाल सही से करें, है ना सर? जाए सब भी कह रहे हैं फैजान चोपड़ा है, ऑनलाइन में भी बच्चे आ जाए कॉपी करें सर। ये नौजवानों कॉपी करो। ये शो कर रहा है कि हर साल कैश फ्लोस कम होते जाएंगे क्योंकि सेल्स कम होगी हर साल, तो ऑटोमेटिकली बाकी खर्चे भी कम होंगे ना। मेरी जब सेल्स ज़्यादा होती है खर्चे ज़्यादा होते हैं। सेल्स कम हो रही है, सेल्स गिर रही है, हमें लग रहा है अगले सालों में, क्योंकि 3 साल तो लाइफ बची थी, तो नहीं इसने लिखा हुआ है सवाल में। हाँ तो 15% उसने हमें बता दिया कि हर साल 15% से कैश फ्लो कम होंगे। जी बेटा कंसिडर नहीं करेंगे। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? 4 तरह के कैश फ्लोस कंसिडर। कौन कौन से? दिमाग में ये 4 तरह के कौन कौन से? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, लोन इंटरेस्ट, टैक्स पेमेंट्स और पास्ट एक्सपेंसेस। देखिए पास्ट एक्सपेंसेस में बेटा क्या होगा? वैल्यू इन यूज क्या होती है? हमने कहा वैल्यू इन यूज होती है एसेट के फ्यूचर में कितने बेनिफिट हमें देगा, है ना? फ्यूचर में कितने बेनिफिट देगा कैश के टर्म्स में। तो हमने कहा सर जो पास्ट एक्सपेंसेस है ना, ये 30 जून 18, हम फ्यूचर की जब इस सवाल में बात कर रहे हैं तो वो है 19, 20 और 21, 3 साल जो बचे हैं ना। लेकिन ये जो कैश फ्लो है जो 19 में हम पेमेंट करेंगे, इसका बेनिफिट हम कब ले चुके हैं? 18 में। जब हम इसका बेनिफिट 18 में ले चुके हैं इस कैश फ्लो का, तो ये फ्यूचर का बेनिफिट तो हमें नहीं दे रहा, ये तो बेनिफिट दे चुका पास्ट का है ना। तो 19 के अंदर 8 मिलियन की हम पेमेंट जरूर करेंगे, कैश फ्लो तो है लेकिन उसका ताल्लुक फ्यूचर से नहीं है। कब से? पास्ट से। तो हमें कौन से कैश फ्लोस कंसीडर करने हैं? जिनका ताल्लुक फ्यूचर से हो। पास्ट वालों को कंसीडर नहीं करना। सर आपने मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आपने बताया एसेट पे लगेगी इम्पेयरमेंट, तो आपने मेंटेनेंस कॉस्ट आगे की। मेंटेनेंस कॉस्ट नॉर्मल मेंटेनेंस है। आज जैसा एसेट है उस पे लगेगी। हाँ, आज एसेट जिस पोजीशन में उसको उसी पोजीशन में रखने के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट है। नॉर्मल मेंटेनेंस सर
एसिड की सफाई वफाई ये सब चीजें जरूरी होती है ना, उसकी कॉस्ट। डिस्पोजल कैश फ्लोज में डिस्पोजल कॉस्ट क्यों नहीं कंसिडर करेंगे? बेटा डिस्पोजल 3 साल के बाद की जो कॉस्ट होती ना तो हम कंसिडर करते हैं। इसने जो हमें कॉस्ट टू सेल में दिया हुआ है इसमें देखें ना, एसिड की लाइफ ही कितनी बची है? 3 साल। अगर एसिड की लाइफ बेटा 3 साल बची है तो हमने कहा 3 साल के बाद एसिड खत्म हो जाएगा, कस्टमर को डिलीवरी भी नहीं करनी होगी, कॉस्ट भी नहीं करनी होगी। एक तो हमने कहा सर अगर आज बेचते हैं तो डिस्पोजल कॉस्ट ये है, 3 साल बाद खत्म करेंगे तो नहीं होगी। अपग्रेड वाला कोई सवाल था जी? हाँ अपग्रेड है लेकिन वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है। हम कहते हैं आज एसिड जिस पोजीशन में है ना, मतलब जो इसकी कैपेसिटी है, जो इसकी एफिशिएंसी है, उस एफिशिएंसी कैपेसिटी में कितने के आपको कंसिडर करनी है इम्पेयरमेंट। जब हम अपग्रेड कर देंगे तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, है ना। अपग्रेड करेंगे तो एसिड के अंदर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। मैंने अपनी गाड़ी के टायर चेंज करवा लिए, उसकी एवरेज बढ़ जाएगी। जब उसकी एवरेज बढ़ेगी तो मुझे उसको कंसिडर नहीं करना, एफिशिएंसी बढ़ गई। सही है। अच्छा सर देखें, एक हमने सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया है। ये फॉर्मूला, ये सारी वैल्यूज हैं, ये पहले साल के एंड पे, ये दूसरे तीसरे। तो हम प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? एनयूटी में हम पढ़ चुके हैं, P = S 1 + I⁴n। हाँ सर यूज के कैश इस्तेमाल करने से कितने कंटिन्यूइंग यूज के कैश फ्लोज हमने बताया था ना। वैल्यू यूज में 2 तरह के कैश फ्लोज आते हैं, एक यूज के, एक डिस्पोजल के। तो ये ऊपर आया इनफ्लोज, एसिड जो प्रोडक्ट बनेगा मशीन से उसको बेच के जो सेल्स के आएंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट, लेबर मटेरियल वगैरह जो कॉस्ट होगी उसके कैश फ्लोज। मेंटेनेंस कॉस्ट, मशीन की जो मेंटेनेंस, ये सारे यूज के कैश फ्लोज है। यूज करने पे हमने कहा नेट हमें 210 के कैश फ्लोज आएंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों क्या हम क्लियर हैं? आज आदिल बेटा सवाल क्लियर हो गया आपको कि सब्सिक्वेंट को इसलिए नहीं कर सकता आज की डेट में एसेट के इम्पेयरमेंट करनी है, फ्यूचर की नहीं करनी। सर यकीन मानिए सबसे आपने शायद 13 सवाल कर लिया। एक ये सवाल 13 है और एक और सवाल 13 है, बाकी सवाल इतने मुश्किल। कितने लोग आप में से सीए में अपनी पसंद से आए हैं, ख्वाहिश के हिसाब से? माशाल्लाह। कितने लोग अम्मी अब्बू की पसंद से आए हैं? और कितने लोग अम्मी अब्बू के अलावा किसी की पसंद से आए हैं? चलिए सर आ जाए। सर देखें अब तो आ गए ना। अब अगर आप आ चुके हैं सीए में तो इंशाल्लाह ये हिम्मत करेंगे करके निकलेंगे। क्योंकि मैं आपको इस वक्त एक बात वाज़े तौर पे बता दूं, ये वो वाहिद फील्ड है मेरा बच्चा जिससे हम अपनी फैमिली के हालात इंशाल्लाह अल्लाह ने इसको जरिया बनाए बदल सकते हैं। सही है सर। और ये फील्ड एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप बाकी जगहों से जाएं ना सर, आप बाकी जगहों से जाएं तो वो फील्ड ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इवन कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल, मेरी फर्म के ट्रेनीज़ वहाँ पर जो है पढ़ रहे हैं कुछ सर, वो उसने MBA के एक सेमेस्टर के कर दिए 80,000, एक 6 महीने के सेमेस्टर के। सही है। और अगर एक बच्चा यहाँ पर 3 पेपर देता है उसके साथ वो ICAP की फ़ीस देता है तो भी वो 75-80 के पास ही बनती है। सही है। 3 पेपर और ICAP की जो पेपर फीस है वो भी 75-80 के आपके अगर पास बनती है। सही है। सही है। अबे इंस्टीट्यूट की फीस भी। तो हमने कहा सर तो ये फील्ड है, तो याद रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं CA को हमेशा इसलिए अच्छा वो यूं कहता हूं, मैं कहता हूं देखो सिंपल सी बात है, आजकल की नौजवान नस्ल में से 70% को पाकिस्तान से बाहर निकलने। कितने को जाना है पाकिस्तान से बाहर? हाथ उठाओ। ऑनलाइन वालों तुम भी उठाओ। मतलब वो कहते हैं यार पाकिस्तान से बाहर ही जाना है ज़िंदगी में। बताओ कितने हाथ उठाओ और सच सच उठाओ बगैर शर्माए। मतलब
चले वहां पर जाके दीन फैलाओगे, है ना। इंशाल्लाह नियत करो, सवाब मिलेगा। और इंशाल्लाह वहां पर जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करोगे, है ना। तो हमने कहा कि सर पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए आज भी सबसे इजी रूट लिख लो सीए है। सबसे इजी रूट आपका क्या है? सीए है। मैं आपको बता दूं, ये मेरे नहीं आईकेप के स्टेट्स हैं कि हमारा क्वालिफाइड पूरे पाकिस्तान का इस वक्त 60% बच्चा आउटसाइड पाकिस्तान में होता है। सही है, 60% बच्चा आउटसाइड पाकिस्तान जाता है। क्यों सर? दो वजूहत है। एक तो आजकल तो कोरोना की वजह से थोड़ा मसाइल हो गए, वरना सर सिकॉन्डमेंट होती थी। सिकॉन्डमेंट आप बाहर जाते हो, जब आप बाहर जाते हो आपको फर्म दे रही होती है 14,000। आप बाहर सिकॉन्डमेंट पे गए, आपको 1 महीने के मिले 2.5 लाख। शेर के मुंह पे खून लग गया। इसके बाद मतलब बच्चा जो है ना बोलता है नहीं रुकना। और इवन बहुत सारे माँ बाप भी शुरू में बड़े मना करते हैं, नहीं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना। एक दफ़ा जब बच्चा 3 महीने के लिए 4 महीने के लिए जाए और घर पे 10 लाख दे देना, अम्मा बोलते बेटा तू बाहर रहे। सही है। तो सर ये फैक्ट है। मेरे अपने रिश्तेदारों में मैं 2 ही सीएज हैं, एक मैं हूँ, एक मेरा कज़न है। माँ बाप का इकलौता बेटा। हमने कहा देख बेटा बाहर नहीं जाना। उसने कहा नहीं जाऊँगा। मैं क्यों जाऊँगा यार। एक सिकॉन्डमेंट लग गई। सिकॉन्डमेंट लगी सऊदीया में, और सऊदीया में बहुत अच्छे पैसे मिल गए। बस उसने कहा आप पाकिस्तान में रह के क्या करूँगा यार। फिर शैतान आपके दिमाग में डल गया, यार चले जा बाहर, अम्मा अब्बा यहाँ पे इकलौते हैं, बहनें तो क्या हुआ, बहनों की शादी होगी, उनको तो वैसे ही जाना होता है, चाहिए कहीं किसी और घर, तो यार अम्मा अब्बा को अपने बुला लेंगे। फिर वो सोचते हैं अम्मा अब्बा को बुला लेंगे, लेकिन यकीन माने अम्मा अब्बा को परमानेंटली बुलाना किसी भी मुल्क में आसान क्यों सर? क्यों नहीं? ऐसा नहीं सर, आसान तो है, लेकिन जब आप अम्मा अब्बा को वहाँ पर बुलाते हैं ना लोग, और फिर देखो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत है। मेरे दोस्त जो इस वक्त यूएसए में हैं, सही है, और मेरे तकरीबन 25 के करीब दोस्त हैं माशाल्लाह यूएसए में। सर उनकी जब लगे थे ना स्टार्टिंग सैलरी, वो थी $1 लाख साल के। पाकिस्तान आज की टर्म्स में लगाओ तो 1,70,00,000 साल के। उस वक्त की टर्म्स में लगाओ तो 1.5 करोड़ होता होगा। सही है। अच्छा बताओ, वो कहते हैं इनमें से जो शादीशुदा लोग थे ना, शादीशुदा, गैर शादीशुदा की बात नहीं कर रहा, शादीशुदा हज़रात, वो कहते थे कि वो ये फैक्ट है, उनके पास साल के एंड पे कितने बचते होंगे? उनके पास साल के एंड पे 15,000 से 18,000 डॉलर होते थे, बचते थे। 15 से 18,000 डॉलर कन्वर्ट करो 170 से कर लो, कितने बचे? 25,50,000 महीने के। वो कहते थे यार 2 लाख रुपए बच रहे हैं। और ये भी फिर वो कहते थे यार, और उसमें से भी हम आएंगे हर साल अगर पाकिस्तान, टिकट विकेट का खर्चा, ये सब चीज़ें सर वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत महंगी है। मेरा दोस्त है, उसकी वहाँ पर बेटी हुई माशाल्लाह, अल्लाह ने उसको रहमत से नवाजा। खैर उसका कवर्ड था एम्प्लॉयर की तरफ से मेडिकल, बट एक नॉर्मल, जब तक आपके पास ग्रीन कार्ड नहीं आता ना सर, वहाँ पर तो आपकी वाट लग गई। उसने कहा मुझे बताओ सर ये डिलीवरी के जो एक्सपेंसेस होंगे वो कितने होंगे? डिलीवरी के एक्सपेंसेस नॉर्मल, उसके पास ग्रीन कार्ड, अब ग्रीन कार्ड के बाद चीज़ें काफ़ी सस्ती हो जाती हैं। $80,000। उसमें से वो PWC में जॉब करता है, 65,000 तो PWC ने दिए, सही है, पॉलिसी के थ्रू। उसकी जेब से कितने गए? $15,000। उसने कहा भाई इतने में तो उस दिन में कराची में पैदा होने वाले सारे बच्चों के खर्च उठा। सही है। तो सर इसका मतलब क्या है कि बाहर की कॉस्ट ऑफ लिविंग भी, हाँ लेकिन एक बात है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या हो जाएगा? हाँ। और ये सबसे बुरी आदत है। ये मैं आपको बता दूं, नॉर्मल आदमी, अगर एक आदमी छोटे पहले घर में रहता हो, ऐसे इलाके में रहता हो जहाँ पर मसला हो, सही है, वो जब ऐसे घर में जाएगा ना जहाँ पर आसाइशें हो, लिफ्ट हो, XYZ हो, जनरेटर हो,
उसके बाद आप अपने खानदान में देख लें, उसको बोले फिर से छोटे घर में जा, जान निकल जाएगी उसकी। ये सबसे एडिक्टिव चीज़ है। देखिए इंसान जो है ना, ये वेकेशन वगैरह ये सब चीज़ें बात की हैं, इंसान को डेली रूटीन में जो कंफर्ट की आदत लग जाए ना सर। अब मेरे दोस्त मैं कहता हूँ यार पाकिस्तान आ जाओ ना, मैं कहता हूँ, बोलते हैं यार देख पाकिस्तान आने में अब सबसे बड़ा मसला ये है, अब मेरा दोस्त यूएसए से आया, मेरा बचपन का बेस्ट बड़ी यूएसए से आया हुआ है, उसको आए हुए 1 महीना हुआ है और हम लोग 8-10 दफ़ा तो मिल चुके हैं माशाल्लाह। वो बोलते हैं अभी यार यहाँ पर तुम लोगों के कोई भी नेट उठा लो 50 MB से ज़्यादा की तो स्पीड नहीं है। बोला यार मुझे कम से कम 100 MB के नेट की आदत है। तो बोलता है यार ये 50 MB वाले नेट मुझे समझ में है। फिर वो कहता है यार तुम बोले कितने वाला, मैंने कहा 5-8 हज़ार। बोलते हैं अबे वहाँ पर हम 40,000 का परफ्यूम खरीद के यूज़ करते हैं, हमें फ़र्क इतना है। मतलब यहाँ पर आएंगे सैलरी तो हिसाब से नहीं होगी तो हमारी जान निकल जाएगी। मतलब आदतें हो गई हैं, सही है, फास्ट ट्रांसपोर्ट की आदत हमारी हो चुकी है। तो बोला यार ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ चुका है ना, अब इससे पाकिस्तान में शिफ्ट होना, बोला अगर शिफ्ट होंगे तो वो मेंटेन नहीं होगा, अगर मेंटेन हुआ तो कुछ बचेगा नहीं है सच। बोला जो ये बच रहे हैं वो भी नहीं होंगे। खैर अब तो उसकी माशाल्लाह $1.5 लाख हो गई है, सही है। बट पॉइंट क्या है सर, तो हर चीज़ की कॉस्ट है, लेकिन स्टिल अभी भी लिख लो पाकिस्तान से तुम लोग जितने भी बैठे हुए हो 70-80% बाहर हो गए इंशाल्लाह। क्यों सर, ज़रूरत भी है और ये मकसद बनाओ, नीयत है। देखो 2 चीज़ें मैं हमेशा कहता हूँ, 2 चीज़ों की नीयत कर लो। ये जितना भी पढ़ रहे हो ना सवाब में आएगा, सवाब में अगर आएगा तो तुम्हें इंशाल्लाह उसका फ़ायदा भी होगा। एक तो नीयत ये हो कि इंशाल्लाह मैं पढ़ लिख के क्वालिफाई करके इस मुल्क से सूदी निज़ाम ख़त्म करूँगा या करूँगी। एक नीयत ये करो, कहते ना अमाल का दारोमदार नीयतों पे। दूसरा, अगर पाकिस्तान से बाहर भी गया या गई तो वहाँ पर भी इंशाल्लाह दीन का काम करूँगा। तो ये 2 नीयतें कर ली। अब तुम यहाँ पर क्लास में मस्तियाँ भी करो, सही है, लेकिन मकसद ये हो तो तुम इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। ये नीयतें करें। आए सर कोई सवाल किसी का यहाँ तक? बेटा 50 इसलिए माइनस नहीं किया हमने फेयर वैल्यू से मेरा बच्चा, क्योंकि हमने कहा वो कॉस्ट टू सेल नहीं थी, कॉस्ट आफ्टर सेल थी, रीऑर्गेनाइजेशन। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, पर रिपीट कर देता हूं। आइए 16 में सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर जो एसेट की लाइफ कैपेसिटी या एफिशिएंसी बढ़ाते हैं उसके बारे में आइए 16 कहता है इसको एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दो। हमने कहा 16 की बातें अपनी जगह, हम इंपेयरमेंट में वैल्यू न्यूज में उनको कंसिडर नहीं करते। आपके दिमाग में छपा हुआ हो 4 तरह के कैश फ्लोज, कुछ भी हो जाए नहीं आएंगे। कौन से 4? लोन इंटरेस्ट पेमेंट्स, टैक्स पेमेंट्स, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर और पास्ट एक्सपेंसेस। क्योंकि वैल्यू यूज किसके अफाक को निकालते हैं? फ्यूचर के बेनिफिट्स जो मिले कैश फ्लो से। ये जो कैश फ्लो तो है लेकिन इससे बेनिफिट पास्ट में मिल चुके, फ्यूचर में नहीं मिलेंगे। इस सवाल के ऊपर लिख दें लास्ट डे रिवीजन। हर सवाल को हमें पेपर से 1 दिन पहले नहीं देखना, लेकिन ये सवाल ऐसा है जिसको देखना है। चले मेरा बच्चा, बढ़ो आगे। अब आए एक और सवाल है। सवाल तो बहुत है सर। एक और सवाल में बढ़ रहे हैं। सर आ जाएंगे हम पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3, पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, असिस्टेंट फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ, ये सीए फाइनल का सवाल है, उसका एक पार्ट यहां पर है। Hussain Associates Limited Group has identified the matters below which she believes may indicate impairment of one or more assets. Hussain Associates Limited owns and operates an item of plant that cost 6,40,000 and had accumulated depreciation of
4 लाख। मुझे जरा बताओ इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी होगी? 640 माइनस 4 लाख 240, 1 अक्टूबर 2015। इट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड ऑन 12.5% ऑन। सर ये 12.5% कॉस्ट की बात कर रहा है, तो ये कौन से मेथड की बात कर रहा है? स्ट्रेट लाइन। कौन से मेथड की बात कर रहा है? अच्छा मुझे बता सकते हो इसको परसेंटेज से अगर तुम लाइफ में कन्वर्ट करना चाहो तो कितने साल लाइफ है? 8 साल। सर देखिए स्ट्रेट लाइन में जब भी वो हमें परसेंटेज दे दे और हमें कन्वर्ट करना हो किस में, तो हमने कहा 100% डिवाइडेड बाय डेप्रिसिएशन परसेंट, 8 इयर्स। कितने साल लाइफ है? 8 साल की क्या है? लाइफ है। मानते हो? यस सर 8 इयर्स लाइफ है। आगे आ जाएं। फिर क्या कह रहा है ये शख्स हमें? ये कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 16 एग्जैक्टली हाफ वे थ्रू द ईयर। हमारा यहाँ पे ईयर एंड जो है वो 30 सितंबर है, तो इसने कहा द प्लांट वॉज डैमेज्ड व्हेन अ फैक्ट्री व्हीकल कोलाइडेड इनटू इट। फैक्ट्री की एक गाड़ी ने प्लांट को मार दी टक्कर। ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिप्लेसमेंट पार्ट्स इट इज नॉट पॉसिबल टू रिपेयर दी। हमने कहा भैया रिपेयर तो इसकी हो नहीं सकती है, बट इट स्टिल ऑपरेट्स। अब ये जैसी तैसी हालत में, लूली लंगड़ी हालत में भी चलेगा। अल्बीट एट अ रिड्यूस्ड कैपेसिटी, इट इज इसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी बट चलेगा। इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट एज अ रिजल्ट ऑफ द डैमेज द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द प्लांट फ्रॉम द डेट ऑफ द डैमेज विल ओनली बी, लाइफ भी इसने कहा कितनी हो गई है? 2 साल। Based on the reduced capacity, the estimated present value of the plant in use, ये क्या बात कर रहा है? Value in use is 1.5 लाख। The plant has a current disposal value of 20,000। बोला अगर आज बेचते हो ना तो कितने के पैसे मिलेंगे? Which will be nil in 2 साल टाइम। 2 साल के बाद ये क्या हो जाएगा? 0 है ना सर। आज बेचते हो तो 20,000, 2 साल बाद तुम्हारा मोबाइल अगर तुम आज बेचते हो तो तुम्हें मिल जाएंगे 10,000। आज से 5 साल बेचोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी वगैरह सब क्या हो जाएगी? ऑब्सोलीट ना। तो यही केस है। आज बेचते हो 20,000, 2 साल बाद 0 फेंकना पड़ेगा। फिर क्या कह रहा है ये शख्स? ये कह रहा है But Hussain Associates Limited has been offered a trade-in value of 1,80,000 against a replacement machine which has a cost of rupees. There would be no disposal cost for the replaced plant. Hussain Associates Limited is reluctant to replace the plant as it is worried about the long-term demand for the product produced by the plant. इसने कहा भैया देखो आज वैसे तो 20,000 में मार्केट में बिक रहा है। इस हालत में एक पार्टी ने कहा है कि हम आपको 1,80,000 देंगे, लेकिन बदले में आपको हमसे एक मशीन खरीदनी होगी 1 मिलियन की। सही है? आप हमसे 1 मिलियन की मशीन खरीदो और हम आपको कितने में देंगे? 1,80,000 में। सही है। अब हम कह रहे हैं यार हमें ये काम नहीं करना, हमें प्लांट को रिप्लेस अभी नहीं करना, हमें इसको अभी डिस्पोज नहीं करना। सही है। आखिरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रेड इन वैल्यू इज ओनली अवेलेबल इफ द प्लांट इज रिप्लेस्ड। आए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमने कहा सपोज करो पेपर की फीस हमने कहा 15,000 है। नॉर्मल मार्केट में हर कोई कितने चार्ज कर रहा है? 15,000। एग्जांपल दे रहा हूं सर। एक इंस्टीट्यूट ने कहा कि आप हमसे FAR 1 लें तो हम आपको 10,000 में देंगे, लेकिन शर्त क्या है कि आप फिर कॉस्टिंग भी हमसे लें और टैक्स भी हमसे लें, तो हम आपको 10,000 में देंगे FAR 1, वरना हम भी आपको 15,000 में देंगे। तो सर मुझे बताएं आपके हिसाब से मार्केट वैल्यू एक पेपर की 15,000 है 10,000 है? 15,000। क्योंकि सर देखिए मार्केट वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू, मार्केट में जाऊं आम हालात में बेच दूं, आम हालात में मैं पेपर दे रहा हूं 15,000 का। अगर मैं पेपर बोलूं ना कि तुम मुझसे 2 पेपर और पढ़ो तो तुम्हें ये पेपर दूंगा 10,000 का,
तो इसका मतलब है ये आम हालात की बात नहीं कर रहा मैं, है ना सर। तो यही केस है, मैं घेरने की कोशिश कर रहा हूँ, यही केस है यहाँ पर भी। इसने कहा देखो भैया तुम अगर मुझसे मशीन लोगे नहीं तो तुम्हें पुरानी मशीन के कितने दूंगा, 1,80,000। लेकिन अगर तुम मुझसे नई मशीन नहीं लेते तो पुरानी मशीन के 1,80। इसका मतलब क्या है, 1,80 नहीं, वो आपको 20 ही दे रहा है भाई। हो सकता है वो जो आपको मशीन 1 मिलियन की दे रहा हो वो मशीन हो ही 1,40,000 की, 8,40,000 की। देखे ना सर, गेम तो मैं कर सकता हूँ ना। आप मेरे पास आए, आप मासूम आदमी, आपने कहा सर मुझे जो है ना ये कर दें। मैंने कहा देखो भाई तुम मुझे सिर्फ अगर अपनी मशीन दोगे तो कितने दूंगा तुम्हें, पुरानी मशीन के 20,000। लेकिन अगर तुम मुझसे नई मशीन लोगे तो मैं तुम्हें पुरानी मशीन के कितने दूंगा, 1,80। अब मैंने आपके साथ कर दिया गेम, आपको पता ही नहीं। मैंने कहा मैं इसको 1,80 अगर नई मशीन के दे रहा हूँ ना, तो पुरानी मशीन जिसकी वैल्यू असल वैल्यू थी 8,40,000, वो मैं इसको कितने में दे रहा हूँ, 1 मिलियन में। तो जो मैंने इसको 1,60,000 ज्यादा दिए वो मैंने कवर भी तो कर लिए, है ना। 8,40 की चीज इसको कितने में दे दी, 1 मिलियन में। तो मैंने कहा याद रखो बिजनेसमैन बेवकूफ नहीं होता सर, उसको पता होता है कि उसको तुमसे कमाना है। तो अगर उसको तुमसे कमाना है तो वो क्या करेगा, वो आपको लालच देगा। तो ये लालच वाली वैल्यू है। हमें किसको कंसिडर करना है, 20,000। आम हालात में मशीन को आज बेचते हो 20,000, अगर रिप्लेस करते हो तो 1,80 दूंगा, रिप्लेस नहीं करते। ट्रेड इन वैल्यू का मतलब ही क्या है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। एक्सचेंज करोगे तो दूंगा वरना नहीं दूंगा। तो इसका मतलब क्या है, ये हमें बेवकूफ बना रहा है। असल में इसकी वैल्यू 20,000 ही है। देखिए सर ये पॉइंट फिर समझते हैं। चलो आपको आपकी प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा देता हूं ना। अब आप लोग, सर आप गए अपनी अम्मी के साथ वॉशिंग मशीन के लिए। पुराना वॉशिंग मशीन, आपने कहा 2 ऑप्शंस थे। पुराना वॉशिंग मशीन अगर आप बेचते हैं, पुराना वॉशिंग मशीन ओल्ड अगर आप बेचते हैं तो 2,000 में जा रहा है। कितने में जा रहा है, 2,000 में। ठीक है सर, अम्मी के पास आप गए, साथ गए, और अम्मी के जो है ना, आपने कहा अम्मी ऑफर आई है टीवी में आ रहा है वकार इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्होंने कहा है कि भाई पुराना मशीन दो नया ले जाओ। आप वहाँ गए, आपने उसको बोला भैया न्यू मशीन कितने का दोगे। उसने कहा देखें सर न्यू मशीन है 30,000 का। कितने का है, 30,000 का। आपका जो पुराना मशीन है, ओल्ड मशीन, उसके मैं आपको बेस्ट पैसे लगा रहा हूं, वो मैं आपके लगा रहा हूं 5,000। तो अब आपको मुझे नेट पुराना मशीन मुझे दे दें आप, और मजीद कैश कितना दे दें, 25,000 रुपये। ऐसा ही है, आप मुझे कैश कितना दे दें, 25,000। ये डील किया आपने और आप खुशी खुशी आ गए, यार 2,000 की चीज़ कितने में बेची, 5,000। आप वकार इलेक्ट्रॉनिक सदर की दुकान के पास ही थे, उससे थोड़ा सा आपने डील वील कर ली ना। तो आपने देखा दूर से एक दुकान वाला आवाज़ लगा रहा है, नया मशीन ले लो 27,000 में, नया मशीन ले लो कितने में, 27,000 में। आपने जाके चेक किया, बिल्कुल ऐसा ही मशीन है। तो सर दूसरी दुकान से न्यू मशीन कितने का मिल रहा है, 27,000 का। अब सुनना, इस दुकान वाले ने 2,000 की तुम्हारी मशीन के तुम्हें कितने दिए, 5,000, 3,000 ज्यादा दिए, लेकिन उसने तुम्हें चूना भी लगा। 27 वाली मशीन तुम्हें नई कितने में बेच दी। तो जो 3,000 उसने तुम्हें यहाँ पे ज्यादा लगवाए, वो 3,000 रुपए यहाँ पर क्या कर लिए, कवर कर लिए। तो अगर तुम सब्सटेंस के लिहाज से देखो तो तुम्हारे मशीन के उसने तुम्हें 2,000 ही दी, है ना। 27 वाली चीज थी, 25 का उसने तुम्हें कैश लिया, 2,000 रुपये मशीन का। तो 27 की चीज तुम्हें 27 में ही मिली ना यार। तो हमने कहा यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अगले ने कहा भैया 20,000 रुपये दूंगा इस सूरत में, लेकिन अगर तुम मुझसे एक और मशीन खरीदते हो तो उसके कितने दूंगा, 1,80,000।
वैल्यू को भाड़ में जाने दो, हम देखते हैं नॉर्मल हालात में कितने बन रहे हैं। फेयर वैल्यू क्या है? नॉर्मल हालात की वैल्यू। ट्रेडेड वाली वैल्यू को कंसिडर, आम हालात में अगर हम मशीन को बेचते हैं तो कितने में बेच रहे हैं? 20,000 में। आ जाए सर, अब इस सवाल को करते हैं। इस सवाल में हमें कितनी चीजें निकालनी है, जल्दी से बताओ। 3। कौन सी 3? कौन सी 3 चीजें निकालनी है? कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। अभी मेरा प्यारा प्यारा बच्चा कॉपी नहीं, उसूल पता है ना आपको। आपका क्विज होगा इसका अभी, तो आपको खुद करनी होगी कॉपी। टेंशन तो लगी ना? टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी आपने। सर उमर काजी की भी इंशाल्लाह इस वीक से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तुम लोगों की नहीं है, वो है। पक्की बात है। कितने बजे? 3:30 आ जाए, इधर आ जाए नौजवानों, इधर आ जाए। नहीं, तुम लोगों की मेरे ख्याल में नहीं होगी भाई। मैं आपको बता दूं, सर उमर काजी आज से एक नया बैच है। EFC वाले जो बच्चे अभी फारिग हैं उनके लिए होगा। तो आ जाए आ जाए आ जाए। चले सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इधर देख लें, हमने कहा अब 3 चीजें चाहिए होती हैं, ऐसा ही है। मुझे बताएं, आपने अब हर सवाल में ये करना है, देखना इन 3 में से कौन सी चीज को निकालना सबसे मुश्किल है। सर वैल्यू न्यूज गिवन है इस सवाल में। द करंट प्रेजेंट 1.5 लाख। सर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी हमने वर्किंग कर ली, कितनी कंसीडर करेंगे भाई? हमने कहा आम हालात में अभी बेचते हैं 20,000 में, ट्रेड इन करेंगे तो 180 में। तो हमने कहा हम तो अभी हम अगर अभी की नॉर्मल वैल्यू देखें ना तो कितनी आ गई? 20,000। तो हमने कहा यहां पर मसला रिकवरेबल अमाउंट का तो है ही नहीं। सर फिर किसका है? हमने कहा सर फिर मसला है कैरिंग अमाउंट का। क्यों? हम इंपेयरमेंट टेस्टिंग कब कर रहे हैं? मुझे डेट ऑफ टेस्टिंग बताओ। 1 अक्टूबर 2020 जिस दिन प्लांट डैमेज हुआ है। प्लांट कब डैमेज हुआ है नौजवानों? सवाल क्या चीख चीख के हमसे कह रहा है? 1 अप्रैल 2016। हाफ वे थ्रू द ईयर, आधे साल में प्लांट क्या हो गया? डैमेज। ऐसा ही है। तो हमें इंपेयरमेंट टेस्टिंग भी तभी करनी होती है जब डैमेज हो। लर्निंग आउटकम लिख लो। Impairment testing will be done on the date of indicator. Impairment testing will be done on the date of indicator. जिस दिन इंडिकेटर होगा वो होगा, impairment testing होगी। Impairment testing will be done on the date of indicator. आ जाए जी, आ जाए नौजवानों, आ जाए। अब सुनना, यहां पर किसका मसला है? कैरिंग अमाउंट का। तो हम आए वर्किंग 1, क्या निकालेंगे? कैरिंग अमाउंट। सर कैरिंग अमाउंट पे आते हैं, उसने हमें डिटेल्स दी हुई है, उसने हमें बता दिया कॉस्ट कितनी थी। सवाल में गिवन है 6 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी? 4 लाख। कितना बचा? निमरा को बुला दे। 2,40,000। हमने कहा सर ये कैरिंग अमाउंट आ गई, किस डेट की आई? 2015। अब सुनना, डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन, सीधी लकीर, है ना। अब इधर देख लो, हमें कैरिंग अमाउंट कब की चाहिए? 1 अप्रैल 16 की हमें चाहिए कैरिंग अमाउंट, ऐसा ही है। 1 अप्रैल
16। इसका मतलब ये है मुझे 6 महीने, क्योंकि हमें इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कब करनी है? 1 अप्रैल 16 की ना। साल के दौरान इम्पेयरमेंट टेस्ट हो रही है, अभी साल के एंड में नहीं हो रही। इसलिए लर्निंग आउटकम क्या लिखाया कि जब इंडिकेटर होगा उसी दिन इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होगी। तो हमने कहा इंडिकेटर साल के दौरान आ गया, उसी दिन इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करना है। ये काम हमें करना है 1 अप्रैल 16 को। अब सुनना, 640, 4 लाख माइनस कितने बचे? अब मैंने कहा 6 महीने की अगर डेप्रिसिएशन और चार्ज कर दूं तो मेरे पास आ जाएगी 1 अप्रैल की। अच्छा मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कैसे आएगी 6 महीने की? 40 multiplied by 0.25 नहीं सर, स्ट्रेट लाइन मेथड है। हमने कहा कॉस्ट के ऊपर निकलेगी। 6,40,000 क्या थी इसकी? लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पढ़ लो। सर ये कह रहे हैं and it is being depreciated on 12.5% on cost। स्ट्रेट लाइन है कॉस्ट पे। अब सुनना नौजवानों, 640 मल्टीप्लाई बाय 12.5% मल्टीप्लाई बाय 6/12, 40,000 की डेप्रिसिएशन। तो कितने का बचा? 2 लाख का हमारे पास क्या आ गया? कैरिंग अमाउंट। समझ में आ गया सर? 240 थी ना सर। उमर काजी की आज इनकी क्लास तो नहीं है, बेसिक्स की क्लास है सर उमर काजी की आज। तो बच्चे कह रहे हैं आपने इनको कहा कि इनकी भी क्लास है। बेसिक्स की क्लास है, पता नहीं सर उमर काजी की आप लोगों बच्चों क्लास नहीं लेनी, उनकी क्लास बेसिक्स की है। बेसिक्स की है। उनकी क्लास किसकी है? बेसिक्स की। जो बेसिक वाले बच्चे उनकी है। चलें, थैंक यू। आ जाए सर, आ जाए। 240 माइनस 40 कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई? 6 महीने की डेप्रिसिएशन। क्या हम क्लियर हैं? अब हमने कहा कैरिंग अमाउंट आ गई कितने की? 2 लाख। मानते हो? अभी कॉपी नहीं सर। 2 लाख की कैरिंग अमाउंट है। रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 150। तो इंपेयरमेंट कितनी आ गई? इंपेयरमेंट आ गई 50,000। कॉपी करो, ये सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, यहां तक कॉपी करो, फिर इस सवाल के अगले सिलसिले पे आते हैं। चोपड़ा तेरे को ही सब गुमराह कर रहे होते, क्यों? तेरे साथ लोग क्या दुश्मनी है? तो मेरा प्यारा बच्चा, क्या हम क्लियर हैं? वो भी क्रिस्टल वाले। ये वाला देखे बेटा, मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट फिर से समझना। सर ये एग्जांपल समझे भाई। मैंने कहा जब मैं मशीन अम्मी के साथ बेचने गया, 2000 के मार्केट में लग रहे थे। एक दुकान वाले ने बोला सर आप आए, मैं आपकी मशीन के 5000 देता हूँ। नई मशीन अगर आप मुझसे लें 30,000 की, पुरानी मशीन के 5000 देता हूँ, 25,000 रुपये का। उसने मुझसे कैश लिया और मुझसे मशीन ले ली पुरानी। मैं बाहर मार्केट में गया तो मुझे किसी ने बताया, आवाज़ लगाई, नई मशीन ले लो 27,000 में। मैंने चेक किया, नई मशीन बिल्कुल सेम है जैसी कि मैंने दी है वो 27 में। तो मुझे पता ये चला कि यार इस आदमी ने भी, जिसने मुझे ट्रांजैक्शन की है ना, इसने मुझ में कोई एहसान नहीं किया। 2000 की चीज़ इसने मेरी 2000 में ही ली है। कैसे? अगर इसने मेरी 2000 की चीज़ के 5000 लगाए हैं तो इसने अपनी मशीन जिसकी वैल्यू 27 थी उसके भी कितने लगाए? 30,000। तो हमने कहा बिजनेसमैन नुकसान। अगर वो आपको कहता है ना कि मैं आपको ये प्राइस तभी पे करूंगा जब आप मुझसे नई मशीन भी खरीदें, तो इसका मतलब यही होता है कि सर यहाँ पर जो 20,000 है वो आपको आपकी मशीन के 20,000 ही दे रहे हैं। उसने किया क्या होगा?
उसने नॉर्मल जो मशीन, नई मशीन, वो आपको कह रहा है मुझसे नई मशीन लो, ये वैल्यू जो उसने लिखी हुई नहीं है, मैंने अपनी तरफ से ली है। वो कह रहा है मुझसे नई मशीन लो 1 मिलियन की, तो मैं आपको दूंगा इसके 1,80,000। तो इसका मतलब वो जो अपनी नई मशीन हमें दे रहा है 1 मिलियन की, उसके अंदर इसने ये जो हमें 1,60,000 इजाफी दे रहा है उसकी प्राइस बिल्ड कर दी है। इसीलिए हमने कहा हम फेयर वैल्यू को कंसिडर करेंगे, ट्रेड इन वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि दुकानदार हमें बेवकूफ बना रहा होता है। जी बच्चों, बेटा आपने, सर एक बच्चा पूछ रहा है सर स्ट्रेट लाइन मेथड का आपने पता कैसे लगाया? स्ट्रेट लाइन मेथड बेटा कहा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट, अंडरलाइन कर लो उस चीज को कि सर जब भी डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे होगी, कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन। बढ़ जाऊं आगे, पक्की बात है। सर इसकी अगर आप रिक्वायरमेंट देखें ना, तो इसने हमें एक बात कही है चीख चीख के। इसने हमें कहा है प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम दी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ हुसैन एसोसिएट्स लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट फॉर द ईयर एंडेड। सर एक्सट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है? सुन लीजिएगा सर, एक्सट्रैक्ट्स आप लोगों को नहीं पता, लेकिन अब आप लोग किस किस को नहीं पता, सच सच बताओ, एक्सट्रैक्ट का मतलब किस किस को नहीं पता? हाथ उठाएं बगैर डरे। देखिए डरा नहीं गया करें, कोई चीज़ नहीं आती हो तो सीख नहीं आए ना। सर एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बैलेंस शीट और पीएनएल की रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, जो कि इस सवाल के हिसाब से आनी चाहिए। एक्सट्रैक्ट का मतलब ये नहीं होता कि बैलेंस शीट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, मतलब बट इस सवाल से रिलेटेड बैलेंस शीट और पीएनएल में क्या क्या चीजें जाएंगी वो मुझे बता दो। अब आए बताते हैं, हमने कहा क्यों नहीं बताएंगे, ये मिटा रहा हूं। सर एक्सट्रैक्ट्स का मतलब बैलेंस शीट और पीएनएल की रेलिवेंट चीजें बता दो। हमने कहा बिल्कुल बताएंगे यार, कोई सवाल ही पैदा नहीं बताएं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हमने कहा इसके अंदर हमारे पास नॉन करंट एसेट्स में एक चीज आएगी, वो क्या होगी? PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसकी वैल्यू अभी हम नहीं निकाल सकते, क्यों? हमें एक्सट्रैक्ट बनाने हैं कब के? 30 सितंबर 16। ये वैल्यू हमने कब निकाली है? 1 अप्रैल 16। इसका मतलब है कि इसमें अभी डेप्रिसिएशन 6 महीने की बाकी है। हम आ गए स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस का सही नाम क्या है? SOCI, ऐसा ही है। उस पे हमने कहा आ जाए सर, अब इधर आ जाए। हमारी इंपेयरमेंट कितने की है? 50,000 की। इधर देख लो नौजवानों, हम यहाँ पर चार्ज करेंगे, कैरिंग अमाउंट 2 लाख की थी, ऐसा ही है। इंपेयरमेंट आ गई कितने की? 50,000। भाई हमने कहा 2 लाख का एसेट था, अब 150 की इसकी रिकवरेबल अमाउंट है, तो हमें इसको कितने पे लेकर आना है? 150। इसकी एंट्री क्या पास करूंगा बताओ? इम्पेयरमेंट, लॉस, डेबिट, एक्सपेंस है ना मेरा ये, और अलाउंस क्रेडिट कितने से? 50 और 50, ऐसा ही है। तो मैंने कहा सर एक तो आ गया यहाँ पर पीएनएल के अंदर इम्पेयरमेंट है ना,
इम्पेयरमेंट आएगी भाई एक 50,000, ठीक है। अब सुनना नौजवानों, कॉपी नहीं करना। ये एसेट कितने का बचा? 1.5 लाख ना। हम कहेंगे कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट, कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट, मानते हो? आ जाए। अब एक और बात कह रहा है, सेकेंड पैराग्राफ की सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, it is also expected that as a result of the damage, सही है, the remaining life of the plant from the date of damage will be 2 years। इसने कहा रिमेनिंग लाइफ कितनी होगी डैमेज के बाद? सिर्फ और सिर्फ 2 साल। तो अगर हमने कहा डैमेज के बाद रिमेनिंग लाइफ सिर्फ और सिर्फ 2 साल है, तो सर इधर देख लेना नौजवानों, डेप्रीसिएशन। सर आपको ये बात पता है? नहीं भी पता तो लिख दें, लिखें अपने पास कहीं। आफ्टर इम्पेयरमेंट और रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन से सर काजी बढ़ाएंगे। आफ्टर इम्पेयरमेंट और रिवैल्यूएशन, after impairment or devaluation or change in life, after impairment or devaluation or change in life, depreciation will be computed on the basis of carrying amount, on the basis of carrying amount। आए सर, आए, ऑन दी बेसिस ऑफ कैरिंग अमाउंट। सर जब भी इम्पेयरमेंट आ जाए, रिवैल्यूएशन हो जाए या लाइफ चेंज हो जाए, डेप्रिसिएशन किसकी बेसिस पे निकलेगी? अब कैरिंग अमाउंट। अब कॉस्ट की बेसिस पे, अब किसकी बेसिस पे निकालेंगे? अब ये 150 की जो वैल्यू है इसकी बेस पे निकालेंगे। अब मुझे बताएं मेरा बच्चा कि सर 150 की मशीन कितने साल चलेगी? 2 साल, है ना। लेकिन हम 1 अप्रैल को खड़े हुए हैं, हम 1 अप्रैल 16 को खड़े हुए हैं ना सर। 1 अप्रैल 16 के बाद हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? कितना टाइम बचा है? 6 महीने। तो हमने कहा 150,000 डिवाइडेड बाई 2, लाइफ कितनी है? 2 साल। और हमें डेप्रिसिएशन कितने की चाहिए? कितना हुआ? 37,500। कितना हो गई मशीन? 1,12,500। सर पीपी मेरे पास कितने का आ जाएगा? 1,12,000। यहां पर आप वर्किंग का रेफरेंस देंगे, वर्किंग 1, यहां पर देंगे वर्किंग 2। हम इम्पेयर, अब सुनिएगा नौजवानों, सुनिएगा, इस सवाल में हमारी असल रिक्वायरमेंट ये थी। इसने कहा मुझे क्या चाहिए? जो असल रिक्वायरमेंट होगी उससे सवाल शुरू करोगे। तुमने ये एक्सट्रैक्ट बनाए, नॉन करंट एसेट, बैलेंस शीट, पीएनएल, पीपीई और इम्पेयरमेंट, मानते हो? फिर तुमने कहा, क्या कहा? फिर तुमने कहा इम्पेयरमेंट मैंने कंप्यूट की, उसकी वर्किंग का रेफरेंस दे दिया कि ये फिगर मैं कहां से लेकर आया। फिर आए कैरिंग अमाउंट की वर्किंग की, इसका रेफरेंस दे दिया। अब हमने कहा सर डेप्रिसिएशन भी तो आएगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने आएगा? सब बताएंगे, सब। बेटा क्योंकि बिलाल उसने कहा मेरा बच्चा कि आफ्टर इम्पेयरमेंट, आखिरी की 2 लाइनें, रिमेनिंग लाइफ 2 साल है। तो जब 2 साल है तो मैंने कहा 150,000 डिवाइडेड बाई 2, ये 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई। लेकिन मुझे 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक जाना है, 6 महीने की डेप्रिसिएशन चाहिए, और 6/12 किया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पीएनएल में कितना जाएगा? 77.5। कितने लोग कह रहे हैं 77,500? कितने लोग कह रहे हैं 37,500? कितने लोग कह रहे हैं 40? आए सर, बड़े हो गए अब हम, क्या हो गए? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पीएनएल पूरे साल का बनता है,
ये कब से बना? 1 अक्टूबर 15 से 30 सितंबर 16। तो हमने कहा इसमें डेप्रिसिएशन भी पूरे साल की जाएगी। पहले 6 महीने की 40,000 थी। ये जो 40,000 की डेप्रिसिएशन थी, ये कब से कब तक थी? 1 अक्टूबर 15 से 31 मार्च 16, है ना सर? तभी हमने माइनस किया, तो 1 अप्रैल 16 को हमारे पास कैरिंग अमाउंट हो गई। ये 40,000। ये डेप्रिसिएशन कब से कब की थी? 1 अप्रैल 16 से 30 सितंबर। तो मुझे दोनों को ऐड करना चाहिए। यस सर। तो मैंने कहा 40,000 प्लस 37,500, टोटल कितना हुआ? ये हमने कहा दोनों एक्सपेंसेस हैं, तो मैं इनको नेगेटिव में शो कर देता हूं। और ये हो गया हमारा सवाल खत्म। कर लें कॉपी। किसी को कोई भी मसला हो तो पूछे, शर्माए बगैर पूछें। वैसे अगर आपको देखें, बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको एक शर्म सी आती है। ऑनलाइन में आसानी हो जाती है कि वो सवाल पूछ लेते हैं, सही है। क्लास में बहुत सारे बच्चों को शर्म आती है, तो आप क्लास के बाद आके पूछ लें, लेकिन क्लियर करके जाएं अपने आप को। सर अगली क्लास आपकी मेरे साथ होगी हफ्ते को। कब होगी? इंशाल्लाह सैटरडे को। इसका मतलब है आपकी मिस्टर उमर काजी साहब के साथ अब होंगी अगली 2 क्लासें। टाइम टेबल हमारा फिक्स हो चुका है, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। बेटा 40,000 ये ना, ये हमने डेप्रिसिएशन नहीं निकाली थी। 640 का एसेट था शुरू में, 12.5% 6 महीने की डेप्रिसिएशन। मुझे डेप्रिसिएशन इंशाल्लाह आपकी और स्ट्रॉन्ग कराएंगे मिस्टर उमर काजी। हर बच्चा शॉर्टकट नहीं कर सकता ना। देखिए सर, बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से हम मतलब बहुत शॉर्टकट से कर सकते हैं, आसानी तो नहीं, लेकिन एज अ टीचर हमें 2 बातों का ख्याल रखना है। किन 2 बातों का? एक तो मेजॉरिटी ने आईए के पेपर नहीं दिया। परा बात है, जब आप पेपर नहीं देते तो आप तो पढ़ते ही सर आखिरी महीने में। तो जुलाई में जो आपने चीजें छोड़ी, आपने कहा बाहर में जाए, आईए क्या होता है। दूसरा, जो इंटर कॉमर्स वाले बच्चे भी हैं, है ना सर, तो सर सिर्फ शुरू में बेसिक्स नहीं बनाएंगे आपको कोर्स भी इसी तरीके से लेकर चलेंगे। शुरू के कुछ टॉपिक्स क्या आप FAR1 से फेमिलियर, वरना इस वक्त तक सर मैं इम्पेयरमेंट खत्म करा चुका होता। लेकिन अभी हमने इम्पेयरमेंट खत्म क्यों नहीं किया? इसीलिए नहीं किया क्योंकि सर आप लोगों को चीजें अच्छे से दिमाग में बिठानी है। ये अब आपकी बेसिक है, और ये बैच एक स्पेशल बैच है। अगले बैच में इतना मसला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चा PRC के अंदर अकाउंटिंग पढ़ के आया होगा, पर्चा भी देकर आया होगा। आप लोग तो तफरी में आ गए ना, मतलब नसीबदार बैच है जी। नहीं, SOFP में नेट फिगर जाती है। चले सर, अब आपको होमवर्क मिल रहा है। होमवर्क भी मिलेगा आज की क्लास में। सर ICAP क्वेश्चन बैंक पेज नंबर 3 रिकॉर्डेड वालों आपको देखना पड़ेगा हैंडआउट से, बाकी ऑनलाइन वाले जो भी लाइव उनको नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद है, वो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 सवालात हैं। ये 3 सवालात हैं जो आपने आज घर से करके
आने हैं, मतलब अगली क्लास में। अगली क्लास कब है हमारी? हफ्ते को। सर आज की क्लास को क्विकली समराइज करें। आज की क्लास में हमने 2 सवाल किए। पहला सवाल कौन सा किया? एप्रिकॉट, लास्ट टेस्टेड क्वेश्चन है, लास्ट डे रिवीजन है, उसके हमने लर्निंग आउटकम्स भी बनाए। सही है सर। उस सवाल के अंदर किसके ऊपर फोकस था? वैल्यू इन। उसमें हमने क्या सीखा? डेप्रिसिएशन कैश फ्लो नहीं है, नहीं आता। दूसरी चीज हमने कहा पास्ट एक्सपेंसेस को कंसीडर नहीं करना, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को कंसीडर। और एक और चीज उसमें हमने सीखी कि सर कॉस्ट टू सेल लेनी है फेयर वैल्यू में माइनस करने के लिए, कॉस्ट आफ्टर सेल्स नहीं लेनी। फिर हमने ये सवाल किया। इस सवाल के अंदर हमने क्या सीखा कि सर मिड ईयर, अच्छा इसका एक लर्निंग आउटकम और भी लिख लो, मिड ईयर इंपेयरमेंट। कि अगर साल के दौरान, जरूरी नहीं साल के एंड में इंपेयरमेंट आए, मिड ईयर भी आ सकती है। मिड ईयर इंपेयरमेंट हमने सीखी। हमने देखा इंपेयरमेंट से पहले की डेप्रिसिएशन है इंपेयरमेंट के, और हमने सीखा अगर 2 फेयर वैल्यू गिवन हो तो हमें नॉर्मल फेयर वैल्यू उठानी है, ट्रेड इन वैल्यू नहीं उठानी। जा सकते हैं, किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे हफ्ते को। आपकी अगली क्लास होगी मिस्टर उमर काजी के साथ थर्सडे को। कुछ सब में इंपेयरमेंट कंप्यूट करनी है। नहीं बेटा, जो साथ अभी मेरी एक क्लास है वो उन बच्चों के लिए जो एफसी देकर आएंगे, बिल्कुल जिसको बोल देना कि बच्चे होंगे। सही है। दूसरी क्लास सर काजी की बेसिक्स वाली है। सर काजी की नॉर्मल क्लास नहीं है, सर काजी की आपकी क्लास होगी अब जुमेरात को इंशाल्लाह। कल सर काजी जुमेरात को एंट्री देंगे जुमेरात वाली क्लास में। मेरे से अब आपकी मुलाकात होगी हफ्ते की दोपहर को इंशाल्लाह।